हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्कोर चैनल। आज के लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी सीरीज़ का लास्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं, जो है हार्मोन्स एंड इट्स रिलेटेड ड्रग्स। अभी तक हमने फार्माकोलॉजी सीरीज़ के अंदर फार्माकोलॉजी का बेसिक्स, जिसके अंदर डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और हर एक सिस्टम के पर्टिकुलर ड्रग्स विद मैकेनिज़्म एंड एग्जाम्पल्स कवर किया है। ये सभी लेक्चर्स आप फार्माकोलॉजी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने CNS वाले ड्रग्स, PNS, ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, ड्रग्स फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, drugs affecting blood, gastrointestinal drugs, antibacterial drugs and antimicrobial drugs and the last lecture जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है hormones and related drugs। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो hormones and related drugs में सबसे पहले हम बात करेंगे hormones के बारे में। तो ऐसे हार्मोन्स जिसका हम थेरेपेटिकली यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ में, जैसे थायराइड हार्मोन का हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड इनहिबिटर्स का हाइपरथायरॉयडिज्म में, इंसुलिन का हम डायबिटीज़ के अंदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एंटीबायोटिक ड्रग्स इन डायबिटिक्स, यूटराइन स्टिमुलेंट्स का फॉर पार्चुरेशन, यूटराइन रिलैक्सेंट्स का टू अबॉलिश थ्रेटन्ड अबॉर्शंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विच इज़ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें इस थायराइड हार्मोन के टाइप्स, इसका सिंथेसिस, मैकेनिज़्म, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। तभी हमें समझ में आएगा कि थायराइड हार्मोन कैसे कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। और थायराइड हार्मोन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो थायराइड इनहिबिटर्स भी हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अगर हम इसका सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को ध्यान से देखें तो चलिए थायराइड हार्मोन जो है दो तरीके का होता है, T3 एंड T4। ठीक है, T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, जो सबसे ज़्यादा पोटेंट है वो है T3 ही बहुत ज़्यादा पोटेंट है, 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इसकी लेस है। पोटेंट ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी लेस है, और T4 लेस पोटेंट है लेकिन क्वांटिटी इज़ मोर को। जो T3 है उसका पीक इफेक्ट है 1 to 2 डेज़, 1 to 2 डेज़ में ये अपना काम दिखा देगा, लेकिन T4 को अपना एक्शन दिखाने में उसे 6 से 8 दिन का समय लगेगा। तो जो हमारी बॉडी में काम करता है वो है T3, लेकिन जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है T4। और हमारी बॉडी के अंदर जो मूवेबल, जो प्रोटीन बाउंडेड थायराइड हार्मोन है वो है T4। मतलब अगर एक जगह से टारगेट साइट तक मुझे पहुंचाना है तो T3 के माध्यम से नहीं जाएगा, T4 से जाएगा। T4 ही प्रोटीन के साथ बाउंड होके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है ताकि वो टारगेट साइट तक पहुंच सके। अब आते हैं सिंथेसिस पे। तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसे कैसे होता है, ये पॉइंट्स में हमने कवर किया है। सबसे पहले जैसे हमें पता है कि थायराइड हार्मोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन ट्रैपिंग के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स ऑफ आयोडीन का थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना, ये है आयोडाइड ट्रैपिंग। फिर है दूसरा आता है ऑक्सीडेशन का मतलब है आयोडाइड आयन का I+ के अंदर कन्वर्जन होना, ये होता है TPO एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है। ये TPO एंजाइम क्या है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। हमें समझ में आ रहा है पर ऑक्सीडेज से जो ऑक्सीडेशन करवाए, तो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन करवाता है I- to I+। अब आते हैं ऑर्गेनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे हम बात करें अमीनो एसिड की, तो कौन सा अमीनो एसिड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन।
T फॉर थायरॉयड, T फॉर टायरोसिन। टायरोसिन जब आयोडीन के साथ बाउंड होता है तो या तो ये MIT बनाएगा, मतलब मोनो आयोडेड थायरोनिन, या बनाएगा डाई आयोडेड थायरोनिन। ठीक है, अब आता है कपलिंग। कपलिंग के अंदर ये T3 और T4 बनाएगा। यही जब MIT और एक DIT मतलब 1 और 2 जब साथ में मिलेंगे तो T3 बनेगा, और 2 TIT DIT मिलेगा तो T4 बनेगा। तो ऐसे ही हमारा T3 और T4 बनता है। हमारे बॉडी के अंदर T3 और T4 दोनों बनेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होगा वो T4 बनेगा, और जो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा वो होगा T3। ठीक है, तो दिस इज़ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के अंदर MIT DIT T3 बनाएगा और DIT DIT T4 बनाएगा। अब आते हैं इसके स्टोरेज पर। अब स्टोरेज कहाँ होगा, तो ये आयोडिनेटेड थायरोग्लोब्युलिन्स जो है वो कोलॉइड के अंदर स्टोर होंगे। कोलॉइड जैसे ये फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही होता है कोलॉइड पार्ट। ये फॉलिकुलर सेल है, ये अंदर है कोलॉइड, इसी के अंदर होता है थायरोग्लोबुलिन, और थायरोग्लोबुलिन के साथ मिला होता है आयोडीन, और जो स्टोरेज का काम करता है। अब स्टोर हो चुका है, अब रिलीज़ भी तो करवाना है। तो रिलीज़ कैसे होगा, जब इसके ऊपर होते हैं ये जो कोलॉइड सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है, इसके ऊपर होते हैं हमारे TSH रिसेप्टर्स। TSH रिसेप्टर्स क्या होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पिट्यूटरी से, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH निकालता है, और TSH से एक्टिवेट होता है लाइजोजाइमल एंजाइम्स, जो कि थायरोग्लोब्युलिन्स को, जो थायरोग्लोब्युलिन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और वहाँ से T3 और T4 का रिलीज़ करवाता है। तो रिलीज़ होता है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, जो कि निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, रिलीज़ हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन भी तो करवाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ना, चाहे हार्मोन हो, चाहे एंजाइम हो, कोई भी चीज़ हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है, TBG थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन, और ट्रांसथायरेटिन या एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन तो हमें पता है बहुत अच्छा प्रोटीन है, जो कि मेजरली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो TBG से, ट्रांसथायरेटिन से और एल्ब्यूमिन से यहाँ पे T3 और T4 बाउंडेड के साथ ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के अंदर। अब पेरिफेरल कन्वर्जन पे आते हैं। अब जब बायोलॉजिकली एक्टिव करना है, मतलब कि बॉडी के अंदर T3 या T4 का जब एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा, T4, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, T4 है। अब लेकिन उसको बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए T3 के अंदर कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ जो फ्री है, जो नॉन बाउंडेड T3 T4 है, जो नॉन बाउंडेड मतलब प्रोटीन के साथ बाउंडेड नहीं होने चाहिए, जो सिर्फ फ्री है, वही बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो इसका जो कन्वर्जन है वो करवाता है एक एंजाइम, जिसे कहेंगे डीआयोडिनेज। नेज एंजाइम मतलब जो तोड़ता है, डीआयोडिनेज एंजाइम, जो T4 को T3 के अंदर कन्वर्ट करेगा। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म, एक तरीके का सिंथेसिस, जिसके अंदर सिंथेसिस भी हुआ, स्टोरेज भी हुआ, रिलीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड पेरिफेरल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमें पता है ADME के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ थायरॉक्सिन या लीवोथायरॉक्सिन, थायराइड डिसऑर्डर्स के अंदर मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हम थायरॉक्सिन का यूज़ करते हैं। थायरॉक्सिन भी नहीं, लीवोथायरॉक्सिन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब बॉडी के अंदर थायराइड का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, थायराइड हार्मोन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, तब हम थायरॉक्सिन या लीवोथायरॉक्सिन का यूज़ करते हैं। अब कैसे कैसे मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ओरली ही लिया जाता है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये बायोलॉजिकली कितना एक्टिव है, 50 to 80%। इसको खाली पेट लेना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसके साथ कुछ फूड ले या कोई और मेडिसिन्स लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इसको बेस्ट ऑन एम्प्टी स्टमक। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन, हमने पहले ही बात की कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो TBG, ट्रांसथायरेटिन और एल्ब्यूमिन के साथ,
ऑनसेट ऑफ एक्शन सिर्फ फ्री फ्रैक्शन इज एक्टिव और जिसके अंदर से भी T3। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, T4 से T3 डीआयोडीनेज एंजाइम के द्वारा। हाफ लाइफ T4 का हाफ लाइफ 7 डेज़ है और 4 से 6 वीक लग जाते हैं एक स्टेडी स्टेट पहुंचने के अंदर। हमें पता है कि T3 जो है ज़्यादा एक्टिव है T4 से, लेकिन फिर भी ये जो लिवोथायरॉक्सिन है ये कौन सा पार्ट है, T4 है। फिर भी हम लिवोथायरॉक्सिन क्यों देते हैं, थायरॉक्सिन क्यों देते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट जो हो सकता है वो सिर्फ T4 हो सकता है, जो कि प्रोटीन बाउंडेड हो। ठीक है, तो प्रोटीन बाउंडेड होगा और वो भी T4 होगा तो ही वो टारगेट साइट तक पहुंच पाएगा। और अगर टारगेट साइट तक पहुंच गया T4 और अगर एंजाइम है, डाई आयोडीनेज एंजाइम है, तो T4 से T3 होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये ईजिली कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम T4 देते हैं और T4 को अपना इफेक्ट शो करने के अंदर 4 से 6 वीक लग जाते हैं एक स्टेडी स्टेट पहुंचने में। एक्सक्रीशन नॉर्मली होता है बाइल से थ्रू फीसिस स्मॉल अमाउंट से यूरिन के अंदर भी निकल जाता है। अब आते हैं ड्रग इंटरैक्शंस पे। अब कुछ ऐसी ड्रग्स है जो इसके साथ लेने पर इसके एब्जॉर्प्शन को या तो कम कर देती है या तो कभी कभी बढ़ा देती है। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो कि T4 के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देंगे तो वो क्या है, और इसको हमेशा 4 घंटे के गैप में लेना है। जैसे एंटासिड्स को आप साथ में लेंगे इसके तो ये एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। फेरस सल्फेट, आयरन टैबलेट्स को अगर साथ में लेंगे थायराइड की तो इसके एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एक तरीके का एंटासिड्स है, इसको लेंगे तो भी एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। कैल्शियम को और थायराइड को, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और थायराइड हार्मोन को अगर साथ में लेंगे तो थायराइड हार्मोन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसलिए इन सभी ड्रग्स को हमें 4 घंटे का मिनिमम गैप रखना है। अब ऐसे कुछ ड्रग्स भी है जो कि T4 के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा। ऐसे कौन से ड्रग्स है, फिनाइटोइन क्या था, एक तरीके का एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। कार्बापेजिन, ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। रिवैम्पिसिन हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर पढ़ा था, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। और फिनोबाबिटोन, ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर हमने देखा था। तो ये सारे ड्रग्स जो है वो T4 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अब इसका हम थायरॉक्सिन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी इन डेफिशिएंसी स्टेट्स, जहाँ जहाँ पे हमें थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है या थायराइड हार्मोन हमारा बॉडी नहीं बना पा रहा है, उस कंडीशंस में हम थायरॉक्सिन का यूज़ करेंगे। जैसे कि प्राइमरी थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके अंदर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हम करते हैं थायरॉक्सिन को देकर। क्रेटिनिज्म के अंदर क्या होता है, डिसफंक्शनल थायराइड होता है, इन्फेंसी या चाइल्डहुड के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, तो उसके अंदर दे सकते हैं। मायोक्सिडिमा कॉमा के अंदर लिवोथायरॉक्सिन देते हैं 200 to 500 म्यूग्राम। IV देते हैं क्योंकि ये कॉमा वाली इमरजेंसी स्टेट है तो इसको IV से देते हैं, ओरली ना दे के IV देते हैं। नॉन टॉक्सिक गोइटर के अंदर, सिंपल कोलॉइड गोइटर के अंदर हम देते हैं जब सप्रेशन वाले फेज़ में देते हैं, नॉन टॉक्सिक गोइटर में। हाशीमोटोज़ थायरॉयडाइटिस, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यूनिसिटी की वजह से होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स है उसी पे अटैक होने लग जाता है। तो इस टाइम पे हम क्या देते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं और सप्रेशन भी करते हैं कहीं ना कहीं। सप्रेशन कैसे करेंगे, जब सप्रेशन करेंगे तो TSH क्या होगा, TSH कम होगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा और गोइटरस एनलार्जमेंट जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो ये है इसके कुछ यूजेस। प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्रेटिनिज्म में, मायोक्सिडिमा कॉमा में, नॉन टॉक्सिक गोइटर के अंदर, हाशीमोटोज़ थायरॉयडाइटिस के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर हम थायराइड हार्मोन का यूज़ करते हैं। अब है थायराइड इनहिबिटर्स, थायराइड हार्मोन का जहाँ पे थायराइड की कमी है। अब थायराइड इनहिबिटर्स का कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा थायराइड प्रोडक्शन कर रहा है, तो थायराइड को अभी हमें यहाँ पे इनहिबिट करना है। तो दीज आर ड्रग्स विच आर यूज टू लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड जहाँ पे भी हो वहाँ पे हमें थायराइड इनहिबिटर्स का यूज़ करना है। अब यहाँ पे थायराइड इनहिबिटर्स को अब समझना ईजी है क्योंकि हमने इसका क्या देख लिया, सिंथेसिस देख लिया, मेटाबॉलिज्म देख लिया, फार्माकोकाइनेटिक्स देखा, तो इसको समझेंगे हम कैसे। इसको देखते हैं।
इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। कैसे? ये किसको ब्लॉक करेंगे? एंजाइम टीपीओ हमने बात की थी, क्या कर रहा था ये? थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम क्या कर रहा था? I- को I+ के अंदर, मतलब ऑक्सीडेशन का काम कर रहा था, सिंपल ऑक्सीडेशन का काम कर रहा था। जो टीपीओ एंजाइम है ये हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देता है बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ब्लॉक द एंजाइम टीपीओ दैट बिल्ड्स द हार्मोन बाय ऑक्सीडेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, कार्बीमाजोल एंड मेथीमाजोल, ठीक है। तो ये है कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं। अब है कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, आयोडाइड ट्रैपिंग को ही इनहिबिट करेंगे। तो ये कैसे काम करते हैं? कम्पीट विद आयोडाइड फॉर एंट्री इनटू ग्लैंड। ये ग्लैंड के अंदर एंट्री ही नहीं होने देते आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे एंटर नहीं होगा तो टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ कौन आएगा अब साथ में? क्योंकि टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ में अगर आयोडीन आएगा तभी थायराइड हमारा हार्मोन बन पाएगा। तो ये कम्पीट करेंगे ये। अब कुछ ऐसे चीज़ों का हम यूज़ करते जैसे थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, जो कि आयोडीन की एंट्री को ब्लॉक कर देते, उसको आने ही नहीं देते। तो आयोडाइड कैन नॉट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द सेल, तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से इनहिबिशन हो गया। अब है कैसे काम करेगा? दूसरा है इनहिबिट हार्मोन रिलीज। हार्मोन तो बन रहा है, यहाँ पे रिलीज ही रोक दे रहे हैं। रिलीज कैसे रोकेंगे? अगर आप आयोडीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट दे दो, आयोडीन का बहुत ज़्यादा हाई डोज देंगे तो क्या करेगा? ग्लैंड जो है ना ओवरवेल्म हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे नेगेटिव मैकेनिज्म चलने लगता है। नेगेटिव मैकेनिज्म चलेगा तो अब आयोडीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बॉडी को लग रहा है कि आयोडीन तो बहुत ज़्यादा है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने की, तो वो रिलीज़ ऑफ हार्मोन ही कम करने लगता है। तो नेगेटिव चलता है ना, जैसे किसी भी चीज़ का अमाउंट बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक चलता है, वो उसको इनहिबिट करने लगता है, थायराइड हार्मोन को ही इनहिबिट करेगा कि अब नहीं रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रिलीज़ ऑफ हार्मोन विल बी लेस। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ पे आप आयोडीन का या आयोडाइड्स ऑफ Na एंड Ka का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ऑर्गेनिक आयोडाइड दे सकते हैं। तो इनहिबिट हार्मोन रिलीज, इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया। हाई डोज ऑफ आयोडीन विल ओवरवेल्म द ग्लैंड विच लीड टू नेगेटिव मैकेनिज्म एंड विल लीड टू लेस रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं जो थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दे, थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर दे जो प्रोडक्शन करता है। इसके अंदर हम क्या देंगे? आयोडीन तो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन दे रहे हैं। अब ये रेडियो एक्टिव आयोडीन, क्योंकि आयोडीन बॉडी को तो लगेगा कि ये तो आयोडीन ही है, भले ही ये रेडियो एक्टिव है लेकिन बॉडी को क्या लगेगा? ये आयोडीन है। और जैसे ही आयोडीन की ट्रैपिंग होगी, आयोडीन ट्रैप होगा, अब ये आयोडीन नॉर्मल वाला आयोडीन तो नहीं है, ये जो है आयोडीन वो थायराइड जो फॉलिक्यूलर सेल्स है उनको ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो एब्जॉर्ब द रेडियो एक्टिव आयोडाइड लाइक नॉर्मल आयोडाइड, लेकिन कुछ रेडिएशन को एमिट करेंगे जिसकी वजह से जो हार्मोन मेकिंग सेल्स है, जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है, उसका ही डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थायराइड टिश्यू को, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 125 I 123 I आयोडीन, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड इनहिबिटर्स। थायराइड हार्मोन देख लिया, थायराइड इनहिबिटर्स देख लिया। अब हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये भी एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बहुत सारे पेप्टाइड से बने हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड से बने हैं। प्रोड्यूस्ड नॉर्मली बाय बीटा सेल्स, बीटा सेल से निकलते हैं, हमें पता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियाज दैट इज़ यूज्ड थेरेपेटिकली टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमें पता है कि इंसुलिन किस तरीके का हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। लेवल्स बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक को प्रमोट करता है ऑन यूटिलाइजेशन बाय बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। प्रमोट कैसे करेगा? ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा और यूटिलाइजेशन बाय बॉडी टिश्यूज़ को भी बढ़ा देगा। इसी तरीके से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे।
ठीक है। तो इंसुलिन का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, एक्शन के अकॉर्डिंग है कि कितने देर में इसका एक्शन दिखता है हमें बॉडी के अंदर। एक है रैपिड एक्टिंग, एक है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, रैपिड एक्टिंग के अंदर वो 0.2 से 0.5 आवर्स लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर जो 0.5 to 1 आवर लगाए शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन का यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट जो 1 से 2 घंटे लगाए इंसुलिन जिंक सस्पेंशन या न्यूट्रल प्रोटामीन हैगेड्रोन। और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जो 1 से 4 घंटे लगाएगा काम करने में, तो इंसुलिन ग्लार्गिन और इंसुलिन डेटामिर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंसुलिन के। होता इंसुलिन एक ही है, लेकिन इनके एक्शन के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन करी गई है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। इसके दो एग्जाम्पल लर्न करने हैं और इनकी टाइमिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसुलिन। अब आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हमें नाम से समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमी मतलब कि ग्लूकोज, ओरल जो कि आप ओरली देंगे। तो ऐसे ड्रग्स जो कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करे वो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ये कब देंगे? ऑफ कोर्स जब हमारे बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो। ये कब देंगे? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में। और हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है? डायबिटीज़ की कंडीशन में। डायबिटीज़ मेलाइटस, वैसे तो 1 में भी होता है, लेकिन हम इन सब का ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में यूज़ करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो दीज ड्रग्स लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड आर इफेक्टिवली गिवन ओरली। इसकी खास बात यह है क्योंकि इंसुलिन का हम ज़्यादातर कैसे, इंसुलिन का हम आईवी ही दे सकते हैं, इंसुलिन को हम ज़्यादातर आईवी ही देते हैं। लेकिन ऐसी ड्रग्स है, इसकी खासियत यही है क्योंकि ये ओरली दिया जाता है, तो ये इसलिए इसे कहा गया है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ठीक है, अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें इसका कुछ थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ डायबिटीज़ वाले जो ड्रग्स है वो इस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सेल की, एक नॉर्मल सेल की। किसी भी चीज़ का सेल ले लीजिए, यहाँ पे ये लिवर सेल्स ले लें या मसल्स के सेल्स ले लें, किडनी के सेल्स ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे KATP चैनल, जहाँ से पोटेशियम आयंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयंस यहाँ से आएंगे और ये पोटेशियम आयंस जो है, जब पोटेशियम आयन का जो अमाउंट है वो कम होगा, पोटेशियम आयंस का अमाउंट यहाँ पे कम होगा, तो ये क्या होगा? डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज होगा, डीपोलराइजेशन होगा मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की वजह से यहाँ पे कैल्शियम आयंस इनफ्लक्स होगा। कैल्शियम आयंस इनफ्लक्स जो है वो क्या करवाएगा? ये जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएगा इन द ब्लड। इंसुलिन का सिक्रीशन होगा इन द ब्लड। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एक मान लेते हैं हम, ये है हमारा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का बीटा सेल। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का है कि बीटा सेल, जहाँ से क्या रिलीज़ होता है? इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे होता है KATP चैनल। ठीक है, नॉर्मली हमेशा ये ओपन रहता है, उसका जब मॉलिक्यूल आता है तब ये बंद रहता है, तब ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तब ये हमेशा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है वो कम होगा। पोटेशियम आयन कमी की वजह से यहाँ पे डीपोलराइजेशन की स्टेट आएगी। डीपोलराइजेशन क्या है? एक तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कैल्शियम आयंस यहाँ पे इनफ्लक्स होगा। कैल्शियम आयंस इनफ्लक्स के बाद यहाँ पे इंसुलिन का रिलीज़ होगा। एक तो ये पाथवे है। दूसरा ये पाथवे है, यहाँ पे होते हैं कुछ हमारे रिसेप्टर्स। ठीक है, ये है इनक्रेटिन रिसेप्टर। ये है क्या? इनक्रेटिन रिसेप्टर। यहाँ पे आता है एक GLP, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड मतलब एक तरीके का ग्लूकोज की तरह ही एक पेप्टाइड है जो कि
इस रिसेप्टर पे जाके अगर ये बाइंड करता है ना, तो यहाँ पे अंदर एक इंट्रासेल्युलरली एक पाथवे स्टार्ट होता है। ये पाथवे कैसे स्टार्ट होता है? जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन होता है, जीडीपी से एटीपी में कन्वर्जन होता है, एटीपी से यहाँ पे बनता है सीएमपी। सीएमपी जो है वो इंसुलिन का रिलीज़ करवाता है। तो ये दो एक्शंस हुए, ठीक है। ये दो एक्शंस कैसे कैसे हुए? नॉर्मली जो हमारा KATP चैनल है ना वो ओपन रहेगा, ठीक है। नॉर्मली ये ATP चैनल जो है हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। और जब ग्लूकोज आता है तो ये क्लोज़ हो जाता है। ये जब क्लोज़ हो जाएगा, जब ग्लूकोज आएगा, जब ग्लूकोज का प्रेजेंस होगा, ठीक है, ग्लूकोज का प्रेजेंस होगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम आयंस कम होंगे, पोटेशियम आयंस कमी की वजह से डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा, और कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इंसुलिन का रिलीज़ होगा। या तो एक तो मैकेनिज़्म ये है, और दूसरा मैकेनिज़्म है कि GLP लाइक पेप्टाइड यहाँ पे रिसेप्टर्स पे, इनक्रेटिन रिसेप्टर पे आते हैं। GTP से GDP बनेगा, GDP से ATP बनेगा, और ATP से CAMP से इंसुलिन का रिलीज़ होगा, ठीक है। अब कुछ हम ऐसे ड्रग्स की बात करेंगे जो इन्हीं साइट्स पे एक्ट करेगा। तो एक जो साइट है, पहला जो साइट है वो ये साइट है, ये है हमारा एक रिसेप्टर, इसी को कहते हैं सल्फोनाइल यूरियाज रिसेप्टर, ठीक है। सल्फोनाइल यूरियाज रिसेप्टर, जब सल्फोनाइल यूरियाज रिसेप्टर पे ये जो सल्फोनाइल यूरियाज जब ड्रग आके एक्ट करते हैं, तब ये जो गेट है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे ये गेट बंद होगा तो जो पोटेशियम आयंस है, पोटेशियम आयंस की कमी हो जाएगी। पोटेशियम आयंस की कमी होगी तो डीपोलराइजेशन होगा, तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो पाथवे ये है कि सल्फोनाइल यूरियाज को आप यहाँ पे एक्ट करवा दो, पहला पाथवे। दूसरा पाथवे क्या है? एक है GLP। यहाँ पे GLP की वजह से क्या हो रहा था? यहाँ पे इंसुलिन का रिलीज़ हो रहा है, तो एक दूसरा ड्रग है जो GLP की तरह काम करेगा, तो उसे हम कहते हैं GLP अगोनिस्ट, ठीक है, GLP अगोनिस्ट। अब लेकिन GLP जो है वो बनते रहता है, इनएक्टिव होते रहता है, बनते रहता है, इनएक्टिव होते रहता है। वो कैसे होता है? DPP एक एंजाइम है, DPP4 जो है जो GLP-1 को इनएक्टिव बनाते रहता है। अब हमें क्या करना है? इंसुलिन को रिलीज़ करवाना है। इंसुलिन कैसे रिलीज़ होगा? GLP जब अमाउंट में बढ़ेगा। GLP कैसे बढ़ेगा? अगर ये DPP को हम कम कर दें, DPP को इनहिबिट कर दें, अगर DPP को हम यहाँ पे इनहिबिट कर दें तो ये जो है इनएक्टिवेशन नहीं होगा, GLP का अमाउंट बढ़ेगा और इंसुलिन का रिलीज़ बढ़ेगा। तो दो मैकेनिज्म इसमें हमने देख लिए, सल्फोनाइल यूरियाज और GLP अगोनिस्ट और DPP4 का इनहिबिशन। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है इसका इन्हांस इंसुलिन सिक्रीशन, ऐसे ड्रग्स जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएंगे। तो पहला तो हमने बात किया सल्फोनाइल यूरियाज जो कि KATP चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जो पोटेशियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करेंगे। पोटेशियम का इन्फ्लक्स ब्लॉक होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, डीपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम आयंस एंट्री होगी, कैल्शियम आयंस की वजह से यहाँ पे इंसुलिन का रिलीज़ होगा। तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकाजाइड, ग्लिप्रामाइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है जो कि आपको याद होना चाहिए। सल्फोनाइल यूरिया ये क्या कर देंगे? इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है। इसका हमने देख लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं दूसरा, मैग्लिटेनाइड या फिनाइल एनालॉग्स। ये भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे सल्फोनाइल यूरियाज काम करते हैं। यहाँ पे मैंने MEGLI मतलब मैग्लिटेनाइड भी लिखा है। सल्फोनाइल यूरियाज एंड मैग्लिटेनाइड दोनों का मैकेनिज्म सेम है। इसका एग्जाम्पल है नाटिग्लिनाइड एंड रिपाग्लिनाइड, ठीक है। तीसरा जो है GLP रिसेप्टर अगोनिस्ट, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड अगोनिस्ट जो GLP रिसेप्टर अगोनिस्ट की तरह काम करे, ठीक है। उसका भी हमने देख लिया। GLP रिसेप्टर पे अगर वो जाके लगेगा तो ATP जनरेट होगा, ATP जनरेशन की वजह से इंसुलिन का रिलीज होगा। इसका एग्जाम्पल है एक्सेनाटाइड एंड लिराग्लूटाइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं DPP4 मतलब डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। ये DPP के बारे में जो हम बात कर रहे थे जो कि GLP का इनएक्टिवेशन करवा देता, अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए, DPP4 को GLP का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब एक तरीके से हम GLP का अमाउंट को बढ़ा रहे हैं और इनएक्टिव होने से रोक रहे हैं और इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ा रहे हैं।
ठीक है। तो DPP-4 इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन और साक्साग्लिप्टिन। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन है ऐसे ड्रग्स की जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। अब कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। मतलब ये DM2 वाले में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइगुआनाइड्स की। बाइगुआनाइड्स के अंदर मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। मेटफॉर्मिन का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंसुलिन को रेजिस्टेंस को भी कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से भी कम करेगा। तो ग्लूकोज का अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं आएगी, और जो भी अगर थोड़ा बहुत भी ग्लूकोज है अमाउंट में तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है यहाँ पे बढ़ गई है, मतलब कि रेजिस्टिविटी कम हुई है तो सेंसिटिव बढ़ गई है, तो ग्लूकोज का अपटेक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया आप किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में। तो ये मेटफॉर्मिन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि बाइगुआनाइड्स के अंदर रखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर। PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर क्या है? ये जो है PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में थायोजोलिडीन डायोन्स भी कहते हैं, आप ये याद रख सकते हैं, या PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर भी याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए PPAR अल्फ़ा पियोग्लिटाजोन, ठीक है, पी नाम से पियोग्लिटाजोन याद रखेंगे। ये क्या करेंगे, इंड्यूस करवाते हैं GLUT4 रिसेप्टर्स। GLUT4 कहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? जो भी जिस मॉलिक्यूल को या जिस सेल को ग्लूकोज की इम्पोर्टेंस है, जिस सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है, उस सेल्स के ऊपर क्या होता है, GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज के अपटेक को लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं मतलब डायरेक्टली। PPAR अल्फ़ा रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं, वो इंड्यूस करवाते हैं GLUT4 रिसेप्टर्स टू कम ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये नॉर्मली कहाँ होते हैं, इंट्रासेल्युलरली GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं। जब ग्लूकोज यहाँ पे आता है तब ये GLUT4 जो है यहाँ पे नॉर्मली इंट्रासेल्युलर से वो सेल सरफेस पे आ जाते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज के अपटेक को यहाँ पे ये बढ़ा देंगे। GLUT4 रिसेप्टर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं ये बताती हूँ। ये नॉर्मली सेल है, ठीक है, यहाँ पे आएगा इंसुलिन। इंसुलिन ने इसे एक्टिवेट किया, यहाँ पे था GLUT4 रिसेप्टर। GLUT4 रिसेप्टर सेल सरफेस पे आता है और यहाँ पे जो भी अमाउंट में ग्लूकोज है, ग्लूकोज फिर यहाँ पे आके एक्ट करता है, ग्लूकोज का यहाँ से अपटेक हो जाता है। तो इंसुलिन से GLUT4 रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे इंड्यूस होते हैं। GLUT4 रिसेप्टर्स जो कि इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस पे आते हैं और ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो ये है PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर्स का काम या थायोजोलिडीन डायोन्स का काम। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखना है, पायोग्लिटाजोन। नेक्स्ट हम आते हैं मिसलेनियस एंटीबायोटिक ड्रग्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स ये क्या काम करेंगे, सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन को ही इनहिबिट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, इनके डिग्रेडेशन को इनहिबिट करेंगे। तो ग्लूकोज यहाँ पे बनेगा ही नहीं, ग्लूकोज यहाँ पे बनेगा नहीं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या काम करेंगे, सीधा सीधा ग्लूकोज के डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एकार्बोस, मिग्लिटॉल और वोग्लीवोस। नेक्स्ट हम आते हैं SGL2 इनहिबिटर्स। SGL2 का मतलब है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर्स। ये पाए जाते हैं हमारे किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर हमने बात किया था कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, हमारे को ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं, कुछ चैनल्स पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करवाते हैं। तो उनमें से ही एक को ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, सोडियम और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं विद इन ब्लड के अंदर, किडनी सेल्स से ब्लड के अंदर किसका करवाते हैं एब्जॉर्प्शन, सोडियम का और ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, SGL2 इनहिबिटर से समझ में आ रहा है, इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। ठीक है, ग्लूकोज और सोडियम का एब्जॉर्प्शन रोकते हैं, है ना। और ये यूरिन के अंदर, अब
क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो यहाँ पे यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका बस एक डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से, क्योंकि अब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया है तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है वो ज़्यादा रिस्क में आ जाते हैं, तो यूटीआई होने के चांसेस इसके अंदर बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल है डापाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, SGLT का एग्जांपल है डापाग्लिफ्लोजिन। तो इसी तरीके से हमारे ये जो क्लासिफिकेशन है ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की, ये देख लिया हमने, जो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाए, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करे, और या तो ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर दे, ठीक है, थ्रू किडनी और थ्रू इंटेस्टाइन, या तो उसके डिग्रेडेशन को ही डिक्रीज़ कर दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। अब हम आते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दो तरीके से होते हैं, ओरल जो आप ले सकते हैं और एक इंजेक्टेबल। ओरल कंबाइंड पिल्स में भी आते हैं, फेस्ड पिल्स भी आते हैं, पोस्ट कोइटल भी आते हैं। ठीक है, और कुछ मिनी पिल्स या ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स भी हम कहते हैं। कंबाइंड पिल्स से हमें समझ में आ रहा है दो ही हार्मोन्स है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। दो ही हार्मोन्स है फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो दो मेन हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्ट करते हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर भी। कंबाइंड पिल्स के अंदर जब दोनों यूज़ करेंगे, प्रोजेस्टेरिन या ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका अमाउंट अलग अलग होगा, कंबाइंड में, फेस्ड में, मिनी के अंदर और पोस्ट कोइटल के अंदर। बस अमाउंट हमें थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरिन तो नॉर्जेस्ट्रॉल जो है प्रोजेस्टेरिन है, और इथाइन एस्ट्राडायोल क्या है, ईस्ट्रोजन है। इसके अंदर 0.3 mg होता है और 30 म्यूग्राम। इसका जो नेम है वो है मालाडी। मालाडी के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो इतना ही होता है, इतने अमाउंट के अंदर होता है। ये 21 टैबलेट्स फॉर 21 डेज चलाते हैं। ठीक है, अब है दूसरा ओवरल जी। इसका 20 टैबलेट्स होता है और हर दिन 20 डेज़ के लिए। इसके में क्या क्या होता है, प्रोजेस्टेरिन होता है, लेवोनोजेस्ट्रोल, इथाइनिल एस्ट्राडायोल 50 म्यूग्राम। फेस्ड पिल के अंदर जो है लेवोनोजेस्ट्रोल होता है और इथाइलिन एस्ट्राडायोल होता है। फेस्ड पिल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट चेंज होता है, हर थोड़े थोड़े दिन में अमाउंट भी चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और ये है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का अमाउंट जैसे 15 म्यूग्राम और 30 म्यूग्राम 6 दिन के लिए। ठीक है, 75 + 40 5 डेज़ के लिए, और 125 + 30 10 डेज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेस्ड पिल का हम यूज़ करते हैं। पोस्ट कोइटल या इमरजेंसी पिल्स का हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, विदिन 72 आवर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अमाउंट थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 0.25 माइक्रोग्राम और इथाइनिल एस्ट्राडायोल का 50 म्यूग्राम का यूज़ करता है। ओवरऑल इसके अंदर 2 डोजेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, पोस्ट कोइटल या इमरजेंसी पिल्स का, अगर हाई डोज यहाँ पे हम लेंगे तो ये इनहिबिट करता है इवोल्यूशन को, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का भी जो सेल्यूलर मैकेनिज्म है उसको भी ऑल्टर करता है। ठीक है, कंबाइंड पिल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, ये HPO एक्सेस को ही सप्रेस करता है, तो ईस्ट्रोजन यहाँ पे कम रिलीज होगा और FSH क्या होगा, कम होगा, और FSH कम होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी कम रिलीज होगा, और यहाँ पे कोई LH सर्ज हमें देखने को मिलेगा नहीं, नो LH सर्ज, नो ओव्यूलेशन। अब आते हैं हम मिनी पिल्स पे। मिनी पिल्स को ही हम कहते हैं ओनली प्रोजेस्टेरिन पिल्स। ये कैसा पिल है जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरिन, अभी तक हमने जितने भी देखे कंबाइंड पिल्स, इसके अंदर भी दोनों चीज़ें थी, फेस्ड पिल के अंदर भी दोनों और पोस्ट कोइटल के अंदर भी दोनों, लेकिन अमाउंट इसके अंदर डिफरेंस था। ठीक है, मिनी पिल्स के अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। इसका एग्जांपल है नॉरक्यूडी। ठीक है, नॉरएथिंड्रोन और नॉर्जेस्ट्रोल, इनका अमाउंट ये है, और इसका एग्जांपल है ओवरेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे, ये ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करेगा और सर्वाइकल म्यूकस को भी इनहिबिट करता है, और ये एंडोमेट्रियल की अनफेवरेबल कंडीशन को भी प्रोड्यूस करता है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और अब हम आते हैं इंजेक्टेबल्स फॉर्म में भी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे DMPA का बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, डीपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, और कुछ है नॉरएथिंड्रोन इनैंथेट का भी इंजेक्टेबल फॉर्म में हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट्स। यूट्राइन स्टिमुलेंट्स मतलब जो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाए, तो ड्रग्स विच इंक्रीज द यूट्राइन मोटिलिटी स्पेशली एट टर्म
एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पे जो कि यूट्राइन मोटिलिटी को और इंक्रीज़ करे उसी को कहेंगे हम यूट्राइन स्टिमुलेंट्स। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन को और अमाउंट में बढ़ा दे। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं या डिसामिनो ऑक्सीटोसिन देते हैं, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर हम ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन देते हैं एज अ यूट्राइन स्टिमुलेंट। अब आते हैं दूसरे अर्गोट एल्कोलॉइड्स। अर्गोट एल्कोलॉइड्स के अंदर दो ही कंपोनेंट्स हैं, अर्गोमेट्रिन और मिथाइल अर्गोमेट्रिन। ये भी एक तरीके का यूट्राइन स्टिमुलेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर यूट्राइन इंक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपने आप में ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे PGE2 डाइनोप्रोस्टोन का यूज़ करते हैं, PGF2 अल्फ़ा डाइनोप्रोस्ट, 15 मिथाइल PGF2 अल्फ़ा जैसे कार्बोप्रोस्ट, और मीज़ोप्रोस्टोन का तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली। अब हम आते हैं कुछ मिसलेनियस ड्रग्स के अंदर इथाक्राइडिन और क्विनिन का भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दो सबसे इम्पॉर्टेंट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिर्फ ऑक्सीटोसिन वाले ड्रग्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे डाइनोप्रोस्टोन, डाइनोप्रोस्ट और मीज़ोप्रोस्टोन, कार्बोप्रोस्टोल। ठीक है, और एल्कोलॉइड्स के अंदर अर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल अर्गोमेट्रिन। अब आते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए। यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, इनको कहते हैं टोकोलाइटिक्स भी। दीज आर ड्रग्स विच डिक्रीज द यूट्राइन मोटिलिटी को जो डिक्रीज कर दे। और इनका हम कब यूज़ करते हैं, लेबर को जब हमें पोस्टपोन करना हो या डिले करना हो, या थ्रेटन्ड अबॉर्शन के केस में भी हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन के केस में हम यूट्राइन रिलैक्सेंट्स का यूज़ करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कैसे है, अब है कुछ एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट। अब हमें पता है एड्रीनर्जिक सिस्टम के कुछ रिसेप्टर्स हमने देखे थे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो एड्रीनर्जिक के कुछ रिसेप्टर्स जैसे बीटा 2 कहाँ पाया जाता है, यूट्राइन मसल पे। ठीक है, बीटा 2 पाया जाता है यूट्राइन मसल पे। और जब एड्रीनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यूट्राइन सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, यूट्राइन मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो एड्रीनर्जिक जब अगोनिस्ट का यूज़ किया जाता है तो बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे यूट्राइन मसल पे तो ये रिलैक्सेशन का काम करते हैं। तो ठीक है, तो इसका एग्जांपल है रिटोड्रिन, टर्ब्यूटालिन और साल्ब्यूटामोल। इनका हमने उसमें भी एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट के अंदर देखा है। अब आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे निफेडिपिन, इनको हम एंटी हाइपर ड्रग्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये क्या करेंगे, सिंपल कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करेंगे। कैल्शियम एंट्री क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो नो कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिलैक्सेशन। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता था। अब एंटागोनिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स है उन्हीं को ब्लॉक करेगा। इसका एग्जाम्पल है एटोसिबेन। और कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं कैल्शियम रिसेप्टर से एट सेल मेम्ब्रेन। ये कॉम्पीट करेंगे, मतलब ये कॉम्पिटिटिव ड्रग है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट लाइक ड्रग्स ये कम्पीट करते हैं कैल्शियम रिसेप्टर एट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के कैल्शियम रिसेप्टर पे ही कॉम्पीट करते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, मतलब रिलैक्सेशन होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो यूट्राइन रिलैक्सेशन वाले सारे ड्रग्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसी तरीके से जो आज का हमारा जो टॉपिक था हॉर्मोन्स एंड इट्स रिलेटेड ड्रग्स, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी सीरीज़ भी यहाँ पे आके हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड या इससे प्रीवियस वीडियोस में कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।